Hello students, a very good morning to you all. Today we are going to start with our next part, that is advantages and disadvantages of cross pollination. तो आप सबने लास्ट वीडियो में क्रॉस पॉलिनेशन के सारे टाइप्स देखे और हमने ये भी देखा था कि किस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो पाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सवाल है दैट इज क्या फायदा है और क्या नुकसान है क्रॉस पॉलिनेशन से। जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी, ठीक उसी तरह से हमारे क्रॉस पॉलिनेशन से भी काफी सारे फायदे हैं और उसका नुकसान भी है। कि जैसे कि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का चांसेस होता है, यानी कि दो अगर अलग अलग ब्रीड्स हैं तो दोनों की क्वालिटीज जो हैं वो एक साथ मिल जाती हैं, जिससे कि हमारी जो प्रोजेनी होगी क्रॉस पॉलिनेशन से डेवलप होने वाला जो नया जनरेशन होगा वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, उसके अंदर बेटर यील्ड कैपेसिटी होगी। जाहिर सी बात है, मान लीजिए दिस इज प्लांट ए, अगर ये एक प्लांट ए है और दिस इज प्लांट बी, ये एक दूसरा प्लांट है प्लांट बी, इसके अंदर अगर 10 क्वालिटीज हैं, 10 सुपीरियर क्वालिटीज हैं और इसके अंदर अगर 5 सुपीरियर क्वालिटीज हैं, तो इन दोनों के क्रॉसिंग से जो नया प्लांट सी बनेगा उसमें 15 क्वालिटीज होने के चांसेस होंगे। यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें बेटर और हेल्दियर सीड्स देने के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और साथ साथ कई सारे ऐसे ब्रीड्स भी मिल सकते हैं जिनके अंदर कई डिफरेंट क्वालिटीज जो है एक नए जनरेशन की तरह हमें नजर आएंगी। तो ये तो था फायदे की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो अगर हम लॉस की बात करें कि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या क्या लॉस होता है, तो कई सारे लॉसेस भी देखे जाते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट के बिना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये एजेंट पे डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारे पास एयर होना चाहिए या हमारे पास जूफाइली होने चाहिए, यानी कि अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह होने चाहिए जो पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। साथ ही हमने एक दूसरे एजेंट यानी कि वाटर के बारे में भी जाना कि वाटर के जरिया भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो एजेंट के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे पहला एक डिसएडवांटेज है इसका कि हमें इसमें एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगली प्रॉब्लम ये हो सकती है क्रॉस पॉलिनेशन में कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन का लॉस काफी ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली ये लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एजेंट की बात करते हैं एयर, और एयर यहाँ से काफी सारे पॉलन ग्रेन्स हैं जिनको एक पार्टिकुलर स्टिग्मा पर लेकर जाना है। आई होप आपको ये डायग्राम्स क्लियर होंगे। मान लीजिए यहाँ पे काफी सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, अब एयर एक एजेंट है, एयर के हेल्प से ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो एट अ टाइम इस स्टिग्मा पर पहुंच ही जाए। हो सकता है कुछ पॉलन ग्रेन कहीं और जाकर गिर जाए, कुछ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के थोड़े बाहर जाकर गिर जाए, तो बहुत, या हो सकता है कोई एक आ भी जाए, यानी कि रेयर चांसेस होती है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो अपने सही जगह पर ले जाकर रिलीज किए जाएंगे, यानी कि वो स्टिग्मा तक ही जाएंगे, तो पॉलन ग्रेन के लॉस होने का चांसेस है। साथ ही तीसरी चीज मैं और बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात मैंने की है, तो जरूरी नहीं है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से जो हाइब्रिड डेवलप हो वो हमेशा सुपीरियर क्वालिटी की ही हो। तो हो सकता है कि कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स यानी कि हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस प्लांट में कोई 5 कैरेक्टर है, इसमें से 3 कैरेक्टर सुटेबल हो और 2 कैरेक्टर सुटेबल ना हो, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये जो अनसुटेबल कैरेक्टर है 2, वो भी हमारे इस प्लांट में न्यू ब्रीड में आ सकता है, यानी कि अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी जो हो सकते हैं वो हमारे हाइब्रिड में आ सकते हैं, है ना। तो हमने अभी तक ये थ्योरेटिकली बातें सुनी कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। आई होप इस चीज को रियलाइज करने के बाद आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी करें, क्योंकि आप चीजों को जब समझ लेते हैं तो आप उसको बेहतर से बेहतर तरीके से खुद के लैंग्वेज में उसका आंसर कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट
इज मच इंपॉर्टेंट, मच वेरी मच इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आप सारे आंसर सुटेबल तरीके से कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हिंदी में लिखने में आसानी पहुंचाएंगे और इंग्लिश मीडियम जो के बच्चे हैं उनको भी ये काफ़ी आसान लगता है। तो वर्डिंग्स हमारी होती हैं, लेकिन मैटर करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हुआ। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने बेसिकली बताया। लेट्स हैव अ वेरी ब्रीफ थ्योरी अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो कि आपके पॉइंट्स होंगे जो आप एग्जाम्स में बिल्कुल लिख सकते हो। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पॉइंट्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ वी आर हैविंग द कंप्लीट थ्योरी। जो मैंने आपको समझाया है बस उसी की थ्योरी मैंने आपके लिए लिख दी है ताकि आप इसको अपने नोट्स में कर सकें और एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। एंड आई प्रॉमिस, मेरी ये प्रॉमिस है आप सबसे कि अगर आप ये वीडियोस लगातार देखते हैं और लगातार देख रहे हैं तो अगर आपके नोट्स बनते जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। वाई? बिकॉज हमारा ये कंप्लीट नोट्स होता है जो आपको फुल एनसीईआरटी से कवर अप है और साथ साथ आपको एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब हमारे वीडियोस में आपको अवेलेबल होंगे। तो बेटर यही होता है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप कॉपी पेन के साथ देखो ताकि आप इस नोट्स को साथ साथ करते चलो और आप इस बात को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि हमारी वीडियोस देखने के बाद, पढ़ने और समझने के बाद आपकी एग्जाम की तैयारी आपके घर बैठे भी हो सकती है। किसी तरह की कोई इश्यूज आपको एग्जाम्स में नहीं आएंगे। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन नाउ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि फायदा ये है कि इससे हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलेगा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलने से यूजफुल कैरेक्टर्स डेवलप होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर दो अलग अलग प्लांट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नया ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगा उसमें काफी सारे यूजफुल कैरेक्टर्स जो है वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूसेस हैव हेल्दियर सीड्स एंड बेटर यील्ड। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके सीड्स की क्वालिटीज अच्छी होंगी और वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी भी होगा। तो ये बेनिफिट हुआ हमारे क्रॉस पॉलिनेशन का। नाउ वी आर मूविंग। हमारी जो अगली पॉइंट है वो क्या है? डिजीज रेजिस्टेंट। लेट मी मेक इट रेजिस्टेंट, इट इज टी। डिजीज रेजिस्टेंट एंड अडेप्टेबल टू न्यू इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा जो भी नया सीड होगा वो डिजीज रेजिस्टेंट तो होगा ही, यानी कि बीमारी से लड़ने की पावर, इसको हिंदी में हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो तो उसमें होगी ही और साथ साथ वो नए एनवायरमेंट में भी अडेप्टेबल रहेगा। किसी नए जगह पे भी अगर आप उस प्लांट को लगाओगे ना तो वो वहां की अडेप्टेबिलिटी यानी कि वहां की अनुकूलता के साथ वहां पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेटर मेथड फॉर दोज प्लांट्स विच शोज सेल्फ स्टेरिलिटी। अब ये सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है ये जस्ट आगे की टॉपिक में आपको कंप्लीटली समझ में आने वाला है। फिर भी मैं आपको एक हल्का सा हिंट्स दे दूं कि अगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलन के साथ पॉलिनेशन नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ प्लांट की ये नेचर होती है कि उनका स्टिग्मा जो है वो उस अपने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो अगर अपने पॉलन ग्रेन को, सेल्फ पॉलन ग्रेन को कोई प्लांट एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसी को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो जाहिर सी बात है अगर सेल्फ पॉलन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो वहां पर तो सबसे बेटर मेथड क्या है? फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही है, यानी कि किसी दूसरे पॉलन को ही स्टिग्मा क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। तो दैट इज वाई इस तरह के प्लांट जिनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन एक बेटर मेथड बनकर सामने आता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द डिसएडवांटेजेस। ओके, अब क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स कि ये जो है किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पॉलन को ट्रांसफर जो करना है, इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए होगी आपको? एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए होंगे, है ना, जैसे कि एयर, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। अगली पॉइंट क्या है? इट इज लेस इकोनॉमिकल एज प्लांट्स हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज ऑल्सो लेस। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हवा पॉलन ग्रेन्स को उड़ा रही है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन जाकर बिल्कुल स्टिग्मा पे ही रुके, वो किसी और जगह भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्टिग्मा के साइड में भी गिर सकता है। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे प्लांट्स को, और पॉलन ग्रेन ज्यादा बन भी गए तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पॉलिनेशन आसानी से हो पाएगा। यही बताया गया है आपको सेकेंड पॉइंट में।
अगली पॉइंट है समटाइम्स फ्यू अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैव बीन आल्सो इंट्रोड्यूस। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर्स तो इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मान लीजिए उस जेनेटिक कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में जब वो दो जेनेटिक कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुपीरियर क्वालिटीज ही मिले, तो हो सकता है कि किसी प्लांट में इंफीरियर क्वालिटीज भी हो, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से वो इंफीरियर क्वालिटी भी क्या हो सकती है, प्लांट के अंदर आ सकती है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो आपके सामने अगली टॉपिक मैं लेकर आ रही हूं दैट इज रिलेटेड विथ सेल्फ स्टेरिलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस जो कि सेल्फ स्टेरिलिटी को लेकर किया गया, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, यानी कि वो सेल्फ कंपैटिबिलिटी नहीं करते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं आपस में, नहीं चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो उन प्लांट्स में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं, किस तरह से हो सकता है उनके अंदर पॉलिनेशन। लेट्स हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारी अगली टॉपिक जो है उसका नाम है इनकम्पैटिबिलिटी। द टॉपिक इज इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी एग्जैक्टली क्यों है, ये जो है इसको एक डिवाइस यानी कि एन आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह हम यूज करने वाले हैं। वी विल यूज दिस टॉपिक एज आउटब्रीडिंग डिवाइस, यानी कि यहां पर आपको एक टर्म जो दिख रहा है सामने, इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ही होता है दो चीजें आपस में कंपैटिबल नहीं है, यानी कि दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इन्हीं को हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। जस्ट अगर मैं इसका अपोजिट बताऊं आपको, तो पहले आप अपोजिट समझ लो। अपोजिट जो इसकी होती है वो होती है सेल्फ कंपैटिबिलिटी। ठीक है, इस टर्म को हम अपोजिट तरीके से समझते हैं, तो अपोजिट इज सेल्फ कंपैटिबिलिटी। सेल्फ कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है वो अब आप देखो। यहां पर मैंने बनाया एक फ्लावर का फीमेल पार्ट, ओके अग्रीड। यहां पर मैंने बनाया एक एंथर। अब ये एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, ओके। तो सेल्फ कंपैटिबिलिटी क्या चीज होगी, जब इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के जरिए एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि जब इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगी और इनका पॉलिनेशन हो जाएगा, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ कंपैटिबिलिटी। अब जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये पॉलिनेशन फिर आगे बढ़ेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, सीड्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगे। यानी कि सेल्फ कंपैटिबिलिटी आपको समझने के लिए ये समझना है कि जब एक फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा अपने सेल्फ पॉलन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद उनके प्रोसेस आगे बढ़ने लगते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सीड्स डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट्स डेवलप हो जाते हैं, तो दिस इज नोन एज सेल्फ कंपैटिबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंपैटिबिलिटी कहते हैं। लेकिन हमारी टॉपिक जो है ना वो जस्ट अपोजिट है, सेल्फ कंपैटिबिलिटी नहीं, हमें पढ़नी है इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि जब इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, जब सेल्फ पॉलन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो पॉलन स्टिग्मा को एक्सेप्ट कर लेना था, अब स्टिग्मा इस पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब स्टिग्मा अपने सेल्फ पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करती है देन इट इज नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। आप इनकम्पैटिबिलिटी को सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा रहा है। तो जब पॉलिनेशन रुक जाएगा तो फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, और फर्टिलाइजेशन का रुकना हमारे इस ओवरी को स्टेराइल बना देगा, क्योंकि ओवरी से फिर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम इस इनकम्पैटिबिलिटी को सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, इनकम्पैटिबिलिटी समझनी है, जिसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी एंड द टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर इनकम्पैटिबिलिटी। अगर कोई फ्लावर में ऐसा हो रहा है कि स्टिग्मा जो है वो सेल्फ पॉलन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब तो एनी हाउ हमें आउटब्रीडिंग करनी होगी। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है किसी दूसरे जेनेटिक पॉलन को, किसी दूसरे पॉलन ग्रेन को हमें इस स्टिग्मा पर लाना होगा और पॉलिनेशन को पॉसिबल कराना होगा। तो इसीलिए इसको कहा गया आउटब्रीडिंग, किसी दूसरे पॉलन के मदद से पॉलिनेशन पूरा करवाना, दिस इज नोन एज आउटब्रीडिंग। तो आपको देखना है कि कौन सा दो मेथड है जिसके मदद से हम लोग इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व।
सॉल्व। तो आपको मैंने अभी तक ये बता दिया है कि किस तरह से होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या मतलब है हमारे इनकम्पैटिबिलिटी का, है ना। तो चलिए अगली वीडियो में आपको लेकर चलेंगे हम इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन और उसके दोनों मेथड्स पर। तो आपको इस चीज़ को पूरी तरह से अपने नोट्स में कवर अप करना होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो इन द नेक्स्ट टॉपिक सून।